हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश, जिस सारांश के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि भाई आखिरकार अंबेडकर साहब श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किन मुद्दों पर चर्चा किए हैं। लेकिन भाई पाठ पढ़ लेने से या सारांश पढ़ लेने से परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए भाई सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना होता है। तो आज की क्लास में आज हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी प्रश्न हैं उनका सही उत्तर, सटीक जवाब कैसे हो सकता है, इसी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो दिया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ था 2012 में, या अथवा में पूछ रहा है कि यही क्वेश्चन को कैसे घुमाकर देखिए। दिया है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ये प्रश्न आया था 2020 में। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है, देखिए ध्यान से। हम बोल सकते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। लेखक की विडंबना क्या है कि भाई आज के युग में भी जाति को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, नहीं, जाति को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, और यही बढ़ावा जो है लेखक की विडंबना है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि जाति भारतीय समाज में, क्या चीज, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ये प्रश्न आया था 2023 में, 2014 में और 2016 में पूछ चुका है। या अथवा में दिया है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। ये प्रश्न आया था 2019 में। ठीक, तो देखिए ऐसे प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। हम बोल सकते हैं कि भारतीय समाज में, कहाँ, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कही जा सकती है। स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। भारतीय समाज में देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं होती है। मनुष्य के जो रुचि होते हैं या जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं, माता पिता सपोज कर लीजिए कि जो कपड़ा धोने की काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, और उनका बच्चा जो है उसी जाति के बंधन में बंधा हुआ है, वो भी मजबूरन बस वही काम कर रहा है जबकि उसकी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बताओ जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कैसे हो सकता है। फिर से सुनिए, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति के आधार पर ही बच्चों को डिसाइड कर दिया जाता है कि ये वही काम करेगा जिस जाति में वो पैदा हुआ है, भले उसकी उस काम में रुचि हो या ना हो। यहाँ पर लेखक की बात जो है ना, लेखक की जो मनोभाव है भाई, यहीं पर तो उनकी विडंबना है। बात समझ में गया? तो चलिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र क्या हो सकते हैं।
इनकी विशेषता क्या है, किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, ये 2016 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है कि सामूहिक जीवनचर्या के एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता होना जरूरी है, भाईचारा होना जरूरी है एवं स्वतंत्रता आवश्यक है, तब सच्चे लोकतंत्र हो सकते हैं। बात समझ में गया? तो याद रखिएगा सच्चे लोकतंत्र के लिए किन की आवश्यकता है, तो समानता की, भाईचारा की और स्वतंत्रता की। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4 दिया है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में भाई दिखाया है, ये प्रश्न 2015 में पूछे जा चुके हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा में देखा जाए तो श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। यहाँ पर रहकर कम नहीं, यहाँ पर होगा काम, और टालू कार्य करने की विवश होना पड़ता है, क्योंकि उसके जाति के आधार पर कार्य जो है बांट दिए गए हैं। इसलिए कहते हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रश्न नंबर 4। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं भाई। ऐसे देखा जाए 2014 में ये आया हुआ प्रश्न है। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आज के जो आधुनिक युग है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने सारांश में ये बात बोला था कि श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा या श्रम विभाजन होना गलत नहीं है, लेकिन इंसानों को बांटना ये गलत है। इंसानों को बांटना ये गलत है। ठीक है, तो यही बोलते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, और इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, अंबेडकर साहब की जो है ये बात इसमें तर्क देता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। ये 2016 में पेपर में आया था, पेपर सी है, 2016 में ये पूछे गए प्रश्न है। क्या है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार दिया जाता है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बस समझ में गए, जातिवाद के पक्ष में जो तर्कों का जो देखा जाए, तर्क देखा जाए, लेखक का विचार देखा जाए, तो यही बात बोलते हैं कि जाति प्रथा पर आधारित जो है विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर नहीं है, इसलिए इस चीज को ये गलत मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पढ़िए।
दिया है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं भाई? ये 2023 में ये प्रश्न नंबर 7 जो है पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। लोगों के निर्धारित जो कार्य है उनको मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? अपने जीवन में सुखी दुगो रोटी कैसे प्राप्त कर सकता है? जब किसी काम में आपको मन ही नहीं लगेगा तो आप बताइए उस काम को आप कैसे करेंगे? तो आप टालेंगे उसको, ना दिमाग लगेगा ना दिल लगेगा। तो उत्पीड़न और गरीबी से सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लोगों का निर्धारित कार्य। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है? तरह कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है बाबू। देखिए इसका उत्तर होगा कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। फिर से सुनिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या अपने कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, चलिए तो ये रहे विद्यार्थी इस पाठ से लगभग कितने प्रश्न? इस पाठ से लगभग 8 प्रश्न। 8 प्रश्न कैसे हैं, इनका उत्तर कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।